चंदनपुर के एक जंगल में भूरी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया की शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। ऐसे में एक दिन भूरी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के कमरे में बैठी थी। तभी वो अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, अरे माँ जी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसीलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे बहू, तू मेरे पैर मत दबा, तू अपने कमरे में चली जा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है और फिर बंटी भी तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अगर तू अपने कमरे में नहीं जाएगी तो वो तुझसे नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए तू जल्दी से अपने कमरे में चली जा। और वैसे भी तू तो हर वक्त मेरी सेवा में ही लगी रहती है, कम से कम थोड़ा बहुत अपने पति का भी ध्यान रख लिया कर, क्योंकि वो तो थका हारा ऑफिस से आता है और फिर भी तू उसके तो कभी भी पैर नहीं दबाती है। इसीलिए अब तू जल्दी से जाकर अपने पति के पैर दबा दे। अच्छा ठीक है माँ जी, जब आप मुझसे इतना कह रही हो तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आपके पास तुरंत आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप अंदर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाना। अरे बहू, तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब तू जल्दी से अपने कमरे में चली जा। और वैसे भी मैं इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो तू मुझे इस तरह से समझा रही है। चल अब तू जल्दी से अपने कमरे में चली जा। उसके बाद भूरी चिड़िया अपने कमरे में आ जाती है और वो अपने पति बंटी से कहती है, अजी सुनते हो या फिर सो गए? अरे सो नहीं तो क्या करूं, तेरे पास मेरे लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है। हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहती है और शाम के समय माँ की सेवा करती रहती है। मुझे तो तू थोड़ा सा भी वक्त नहीं देती है, इसलिए मुझे तो सोना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्यों आई है? जाकर माँ की सेवा कर। मैं तो बिल्कुल पागल था जो मैंने तुझसे शादी की। तू तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, 24 घंटे बस घर के कामों में और शाम होते ही माँ की सेवा में लगी रहती है। मेरा तो तुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे बाप रे, आप मुझसे इतना नाराज हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए हो या नहीं, क्योंकि जब तुम अपने ऑफिस गए थे, जब मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरे लिए ऑफिस से आते समय चूड़ियाँ लेकर आना। बंटी कबूतर भूरी चिड़िया की बातों का जवाब नहीं देता है और वो सो जाता है। उसके बाद अगले दिन बंटी कबूतर सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता है। तभी भूरी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, अरे माँ जी, ये बंटी जी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? मैंने उनको पूरे घर में छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है क्या? अरे हाँ बहू, वो तो अपने ऑफिस में चला गया। उसे ऑफिस में बहुत ही जरूरी काम था, इसीलिए आज वो जल्दी चला गया है, लेकिन वो कुछ उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा था। क्या तुम दोनों के बीच रात में झगड़ा हुआ है? अरे नहीं माँ जी, हम दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन वो मुझसे थोड़े नाराज हैं। पता नहीं क्यों मुझसे रात से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मुझे बताकर नहीं गए हैं। और सुबह सुबह इतनी जल्दी
ऑफिस चले गए हैं। अरे बहू, तू हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है, कम से कम अपने पति के ऊपर भी ध्यान दिया कर। अगर तू इतनी मेरी सेवा नहीं करेगी तो वो तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा और तू उसका अच्छे से ध्यान रखा कर। और जब वो अपने ऑफिस से घर पर आए करे तो उसकी अच्छे से सेवा किया कर और उसका अच्छे से ध्यान रखा कर, तो वो तुझसे कभी भी नाराज नहीं होगा। बंटी कबूतर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसका बॉस मिट्टू तोता उसके पास आता है और वो उससे कहता है, अरे बंटी, क्या हुआ? आज तुम्हारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्या तुम आज अपनी पत्नी से झगड़ा कर कर आए हो क्या? जब भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम में। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही सुमसाम से बैठे हो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मैं ऐसे ही बैठा था, मेरा दिमाग आज कुछ काम नहीं कर रहा। सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने टैबलेट भी ले ली, लेकिन फिर भी मेरे सर का दर्द कम नहीं हो रहा है। अरे बंटी, जब ऐसी बात है तो फिर तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए था। तुम ऐसा करो, आज तुम जल्दी घर पर चले जाओ और 2-3 दिन की छुट्टी भी ले लो। जब तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाए तो तुम ऑफिस आ जाना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी तो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने घर चले जाओ। अच्छा ठीक है सर, जब आप इतना कह रहे हो तो फिर मैं चला जाता हूँ घर पर। उसके बाद बंटी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाता है और वो अपने घर पर आ जाता है। तभी वो देखता है कि घर पर भूरी चिड़िया की सहेली रेनू चिड़िया आई हुई थी। तभी बंटी कबूतर भूरी चिड़िया से कहता है, अरे भूरी चिड़िया, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने इस चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारी सहेली है? अरे जीजू जी, मैं भूरी चिड़िया की सहेली हूँ और मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं आपके घर पर आई हूँ। क्या आप मेरा काम कर सकते हो? हाँ बताइए, आपको मुझसे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप इतनी जल्दी मेरे घर पर आई हो? वो ऐसा है जीजू कि मेरे पिताजी की फाइल आपके ऑफिस में अटकी पड़ी है, इसीलिए उस फाइल पर सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए। वैसे तो ऑफिस का चक्कर मेरे पिताजी लगाते थे, लेकिन उनकी थोड़ी आज तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अरे रेनू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपका काम कर दूंगा। और वैसे भी मैं तो पूरे दिन ऑफिस में फ्री बैठा रहता हूँ, किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है मेरे पास। बंटी कबूतर रेनू चिड़िया की खूबसूरती और उसकी मीठी मीठी बातों का दीवाना हो गया था। उसके बाद रेनू चिड़िया अगले दिन बंटी कबूतर के ऑफिस जाती है और उससे अपना काम करवा लेती है। इसी तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब जब भी बंटी कबूतर ऑफिस से घर लौटता था तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और उसे खुश देखकर भूरी चिड़िया राहत की सांस लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पति के मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में एक दिन भूरी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, सुनिए जी, काफ़ी समय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों साथ में मिलकर फिल्म देखने के लिए नहीं गए हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो हम दोनों साथ में फिल्म देखने के लिए चलते हैं। देखो भूरी, जब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होता है तो फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ भी समय नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से जाकर अपने घर के कामों में ही लगी रहो।
तुम मुझसे फिल्म की मत कहो, मैं तुम्हें कहीं भी ले जाने वाला नहीं हूँ। बंटी कबूतर भूरी चिड़िया को डांट देता है और वो अगले ही दिन रेनू चिड़िया से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद बंटी कबूतर रेनू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। तभी बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, अरे बंटी बेटा, ये तूने क्या किया? अपनी ही पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बनाकर अपने घर ले आया। अरे बंटी जी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। अगर आपको मेरी किसी भी बात से दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। और तू तो मेरी सहेली है, और फिर भी तुझे मेरा ही घर मिलाता बर्बाद करने के लिए जो तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। चल हट, मैं तेरी कोई सहेली वहेली नहीं हूँ। अब मैं तेरी सौतन हूँ, सौतन। चल सौतन, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा इस घर से अभी इसी वक्त। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी, क्योंकि अब ये घर तेरा नहीं मेरा है, मेरा। अरे तू मुझे यहाँ से क्या भगाएगी? मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। और वैसे भी अब मैं ऐसे पति के साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस पति ने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद भूरी चिड़िया उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और भूरी चिड़िया के पीछे पीछे उसकी सास भी आ जाती है। उसके बाद वो दोनों सास बहू अपना नया घोंसला बनाकर उसमें हंसी खुशी से रहने लगती हैं। रेनू चिड़िया और गोरी कौवी आपस में मिलजुल कर रहती थीं और उन दोनों की बहुत ही गहरी मित्रता थी। वो दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थीं। ऐसे में एक दिन गोरी कौवी और रेनू चिड़िया की सहेलियां माया चील और लूसी कबूतरी और हरी तोती उनसे मिलने के लिए उनके घर आती हैं। वो दोनों अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तभी रेनू चिड़िया उनसे कहती है, अरे दोस्तों, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सब कैसे हो? और आपके बच्चे कैसे हैं? सब ठीक तो है ना घर पर? तुम अपने बच्चों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई हो? उन दोनों ने उनका प्यार से बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर भी वो तीनों रोए जा रहे थे। तभी लूसी कबूतरी कहती है, अरे दोस्तों, आपको पता है हमें यहाँ आने के लिए कितनी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं, और आपको पता है कि हर तरफ कितनी बारिश हो रही थी। हमारे इस बारिश में सारे घोंसले इधर उधर बह गए। हमारे पति और हमारे बच्चे इस तेज बारिश में इधर उधर बह गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे दोस्तों, ये सब तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस जंगल में भी बरसात होने के संकेत जताए जा रहे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हम सब मिलकर पहाड़ी वाले इलाके में रहने के लिए चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसीलिए बरसात का पानी हमारे घोंसले तक नहीं पहुँच पाएगा। ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी दोस्तों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे दोस्त, इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इसीलिए हमारे दोस्त हमें पहले से ही समझा रहे हैं। इसीलिए हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए हमें भी इनके साथ पहाड़ी वाले इलाके में जाना चाहिए। हम वहां जाकर अपने रहने की भी व्यवस्था कर लेंगे,
इसीलिए हम सबको वहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है, इसीलिए हम वहाँ की गर्मी नहीं सह पाएंगे। और अगर तुम मुझसे ये भी कह भी दोगी कि अब मौसम वहाँ पर ठंडा रहेगा, अब मौसम वहाँ पर गर्म नहीं है, तो भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ यहीं पर रह लूँगी। मुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। गोरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर लूसी कबूतरी उससे बोलती है, अरे दोस्त, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम भी तो यहाँ पर कई बरसों से रह रहे ना, तो हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई हैं। मुसीबत पता नहीं कब और कैसे आ जाती है, इसका हम सब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हमारे साथ पहाड़ों वाले इलाके में रहने के लिए चलो, क्योंकि वहाँ पर हमारे बच्चे और हम एकदम सुरक्षित रह पाएंगे। उसी कबूतरी के इतने समझाने पर भी गोरी कौवी उनकी एक भी बात नहीं मानती है और उनकी बातों का अनसुना कर देती है और वो उनसे कहती है, देखिए दोस्तों, मैं तुमसे एक बार नहीं बार बार मना करूँगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, क्योंकि अब मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अब तुम मुझसे बार बार मत कुछ कहो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने बच्चों के साथ रह लूँगी। लेकिन दोस्त, तुम यहाँ पर अकेले कैसे रह पाओगी? अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारी कौन मदद करेगा? जब सारे दोस्त तुम्हारे पास से यहाँ से चले जाएंगे तो फिर तुम्हारी मदद कौन कर देगा? और फिर यहाँ पर आस पड़ोस में भी कोई नहीं रहता है जो तुम्हारी मदद कर सके। इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। अरे हाँ दोस्त, लूसी बहन एकदम ठीक कहती हैं। तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम्हारी कौन मदद करेगा? वो एकदम ठीक ही तो कहती हैं। इसीलिए तुम हमारे साथ चलो और फिर हम सब वहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे तो हमें वहाँ पर कितना अच्छा लगेगा। और तुम यहाँ पर अकेली रहोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं दोस्तों, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अब तुम मेरे पास से चले जाओ, मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। पूरी कौवी के जिद के आगे किसी की एक ना चली और वो सभी अपने अपने बच्चों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी अपने बच्चों के साथ रहने लगी और इधर वो सारे दोस्त अपने पहाड़ी इलाके में पहुँच जाते हैं और वो सब अपने रहने की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तभी लूसी कबूतरी कहती है, अरे दोस्तों, अब हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी और हमारे पास तक बाढ़ का पानी भी नहीं आ पाएगा। और अब हमें सबसे पहले चीज़ ये करनी होगी कि अब हमें सबसे पहले भोजन का इंतज़ाम करना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस किसी को भी भोजन मिलेगा सब हम मिल बांट कर खाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे मिला है तो मैं ही खाऊं। हम सबको भोजन मिल बांट कर खाना है और हम ज़्यादा तरीके से भोजन को व्यर्थ नहीं करेंगे। लूसी कबूतरी की बातें सुनकर उन सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी बादल गरजने को लग जाते, लेकिन फिर भी सभी पक्षी बिना डरे अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए चारों तरफ लग जाते थे। लूसी कबूतरी को काफ़ी सारा भोजन मिल चुका था और भी सभी पक्षियों ने अपने अपने हिस्से का भोजन इकट्ठा कर लिया था। और इधर गोरी कौवी को जितना भोजन मिलता था वो उसमें से थोड़ा भोजन अपने बच्चों को खिला देती थी और थोड़ा भोजन खुद खा लेती थी।
उसके बाद अगले दिन अचानक जोरदार से जंगल में बारिश होने लगी। बारिश 2 दिनों तक चलती रही। इसके कारण गोरी कौवी का घोंसला भी टूट चुका था और गोरी कौवी के दोनों बच्चे उस बाढ़ के पानी में बह गए थे। तभी गोरी कौवी उदास होकर अपने बच्चों को आवाज लगाती है, हे भगवान, कोई मेरे बच्चों को बचा लो, हम सबको कोई बचा लो भगवान, मेरे बच्चे इस बाढ़ के पानी में बह गए हैं। गोरी कौवी के बच्चे पानी में बहते हुए अपनी माँ को आवाज लगाते हैं, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो, हम इस पानी में बह रहे हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनकर भी गोरी कौवी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वो कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चों को अब कौन बचाएगा। गोरी कौवी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। उसके बच्चे बहती हुई चक्री में जाकर पहुंच गए और वो उसी में जाकर समा गए। गोरी कौवी अपने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की सहायता से ऊपर आ जाती है और तभी वो कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने तो मुझे पहले ही समझाया था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तभी तो कहते हैं कि पहले से ही सावधान रहना चाहिए। हे भगवान, ना जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। मैंने अपने हाथों में से अपने बच्चों को भी खो दिया। इतना कहकर गोरी कौवी रोते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है, अरे दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आप सब लोगों की पहले ही बात नहीं मानी। अगर मैं आप सब लोगों की पहले ही बात मान लेती तो शायद आज मेरे बच्चे उस बाढ़ के पानी में नहीं बहते। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चे उस पानी में बह गए। तभी लूसी कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, अरे दोस्त, तुमने तो अपने बच्चों को अपने हाथों से ही खो दिया। ये तो तुमने बहुत बुरा किया है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन तुमने तो हमारी एक भी बात नहीं मानी। गोरी कौवी अपने बच्चों को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके सारे दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे। अब बारिश भी रुक चुकी थी। ऐसे में एक दिन उन सभी के पति अपने अपने बच्चों को लेकर उनकी तलाश करते हुए पहाड़ी वाले इलाके में आ गए और तभी वो सभी उनके पास आ जाते हैं और ये सब देखकर गोरी कौवी और भी ज़्यादा दुखी होने लगी। तभी वो कहती है, हे भगवान, मैंने तो अपने बच्चों की ज़िंदगी अपने हाथों से ही ख़त्म कर दी। अब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो तुम मुझे भी उठा लो। उसके बाद गोरी कौवी फूट फूट कर रोने लगी और कुछ समय बाद वो सभी पक्षी अपने अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसे में एक दिन लूसी कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, तुमने हमें इतने दिनों तक यहाँ रखकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। अब जो हुआ उस सब को भूल जाओ और अब अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ। और वैसे भी मरने वालों के साथ तो हम नहीं जा सकते ना, इसीलिए अपनों की हिम्मत बांधकर जीने की कोशिश करो। इसी तरह वो सभी गोरी कौवी को हिम्मत देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे दोस्त, अब जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। अगर तुम ऐसे ही अपने अंदर ही अंदर घुन लगाए रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। सबके समझाने पर भी गोरी कौवी को वो बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और गोरी कौवी का दर्द
उसे खोखला कर रहा है। तभी वो अपने मन में सोचती है, मेरे बच्चों की मौत की जड़ मैं ही हूँ। मैं अपने हाथों से ही अपने बच्चों को खा गई। गोरी कौवी ने इस बात के पीछे खाना पीना भी छोड़ दिया था और रेनू चिड़िया के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती है और उसने एक भी दिन खाना नहीं खाया था। इस बात के चक्कर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। अरे दोस्त, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? इसी जिद की वजह से तुमने अपने बच्चे खो दिए और इसी जिद की वजह से तुमने अपने प्राण त्याग दिए। ये कैसी जिद है तुम्हारी? रेनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही थी। तभी रेनू चिड़िया ये खबर अपने बाकी दोस्तों को देती है। तभी उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तभी गोरी कौवी के सारे दोस्त गोरी कौवी की अंतिम विधि को पूरा करते हैं। अंतिम विधि को पूरा करने के बाद लूसी कबूतरी रेनू चिड़िया से कहती है, ना जाने वो इतनी जिद लेकर क्यों बैठा करती थी। इस जिद ने उसे दिया क्या? अगर जिद हो तो किसी अच्छे काम के लिए हो। अगर वो खुद पहले से ही सावधान चलती तो ना ही आज वो अपने बच्चों को खोती और ना ही आज खुद खोती। आखिर हाथ लगता क्या है दुख के बिना। इतना कहकर वो सभी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और इधर रेनू चिड़िया सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।